हेलो एवरीवन, आपके अपने जीनियस माइंड चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो लेक्चर सीरीज। जीनियस माइंड चैनल में आपको राजस्थान ज्योग्राफी का फुल कोर्स अवेलेबल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली एक लेक्चर कम से कम आप तक जरूर पहुंचेगा और आप कोर्स को पूरा देख पाएँ। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी कि फिजिकल डिविजन्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उन्हें मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इससे पहले प्रोफेसर वीसी मिश्र जो है उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान को 7 भागों में बांटा था। उनकी बुक थी राजस्थान का भूगोल। तो ये एक फैक्चुअल बात है जो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि राजस्थान को सर्वप्रथम 7 भागों में बांटने वाले का नाम क्या है, तो वो है प्रोफेसर वीसी मिश्र। तो बुक कौन सी है? राजस्थान का भूगोल। लेकिन आज जो हम स्टडी करेंगे, हमारे सिलेबस में जो हम स्टडी करते हैं उसमें राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहली बात ये हमें ध्यान में रखनी है। और किस आधार पे बांटा गया है, जो बेस लिया गया है उसके 2 बेस यहाँ पे लिए गए हैं। फर्स्ट जो है वो है रिलीफ यानी कि उच्चावच, दूसरा जो है वो है आपका क्लाइमेट। रिलीफ यानी उच्चावच का मतलब होता है हाइट से, यानी कि ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है से मतलब होता है। जैसे ये आपकी अलग अलग ऊंचाई है, यहाँ रिलीफ फीचर अलग होंगे, यहाँ पे रिलीफ फीचर्स अलग होंगे, इसे कहते हैं उच्चावच। सेकंड जो है वो है जलवायु। जलवायु का मतलब समझिएगा, एक आप लोग सुनते हैं मौसम, गाना सुना है आपने, आज मौसम बड़ा बेईमान है, मौसम की तरह तुम कहीं बदल तो नहीं जाओगे। यानी मौसम जो होता है वो अलग है और जो जलवायु है वो अलग होता है। मौसम तो सुबह अलग हो सकता है और शाम को अलग हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट जो है, जलवायु है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। लंबे समय तक यहाँ की जलवायु कैसी है उसे कहते हैं क्लाइमेट। ध्यान रखना है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो गानों में जलवायु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जलवायु तो क्या रहती है? स्थिर रहती है। पिछले कई सालों तक, 30 साल 50 साल तक जो टेम्परेचर वगैरह जो एनवायरनमेंट है उस सबको क्या कहते हैं हम लोग? जलवायु कहते हैं। तो जलवायु और जो सीजन होता है, मौसम, इनका आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये वर्ड नहीं लिखना है, मौसम नहीं लिखना है। तो रिलीफ और क्लाइमेट के बेस पे, आधार पे राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग कौन से हैं? सबसे पहले ये जो सबसे पश्चिमी राजस्थान का भाग देख पा रहे हैं, ये आपका डेजर्ट यानी कि मरुस्थली भाग है, जो सबसे ज़्यादा है। 4 भागों में सबसे ज़्यादा जो भाग है वो मरुस्थली भाग है। इसीलिए जब भी राजस्थान का कहीं पे जिक्र होता है, नाम होता है, तो सबसे पहले इमेजिनेशन में क्या आते हैं? घोड़े आते हैं, मरुस्थल दिमाग में आते हैं, 61%। उसके बाद सेकेंड आप यहाँ पे अरावली देख पा रहे हैं जो कि 9%। अरावली पर जो पर्वत है लगभग ये राजस्थान के मध्य है, एकदम बीच में नहीं है, लेकिन लगभग ये बीच में से इस तरह से अरावली पर्वतमाला है। तीसरा जो भाग है वो कौन सा है? मैदान यानी कि प्लेन्स। ये आपका प्लेन्स वाला क्षेत्र है। और ये जो चौथा भाग है ये है पठार, जिसमें हमने प्रारंभ में देखा था कि ये जो डेजर्ट वाला भाग है और प्लेन्स वाला भाग है, ये जो दोनों भाग हैं ये किससे निर्मित है? टेथिस सागर, टेथिस सागर से। जबकि अरावली और जो पठार वाला भाग है, ये अरावली और पठार, ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड के से। ये बात हम पहले से कर चुके हैं कि जो राजस्थान का निर्माण है वो किससे हुआ है? जीटी से, वह है गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। अब हम आगे इन सभी क्षेत्रों को बारी बारी से अलग अलग विस्तृत रूप में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे सामान्य वर्गीकृत जो जानकारी है, बेसिक क्लासिफिकेशन डिटेल्स, वो हम देखते हैं। अभी हमने जाना कि राजस्थान के 4 अलग अलग भौतिक प्रदेश हैं, फिजिकल डिवीजन है। इसमें एक हमने डेजर्ट देखा। इस डेजर्ट में को क्या बोला जाता है? नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट बोला जाता है कि ये राजस्थान इस तरह से है। तो ये कौन सी में? नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में ये होने के कारण ये आपका जो भाग है, ये इसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थल भी कहा जा सकता है। अरावली पर्वत
ईस्टर्न मैदान, मैदान आपके कौन से साइड में है, ईस्ट साइड में आपके मैदान है ये, इसलिए इसको ईस्टर्न प्लेन्स भी बोला जाता है। और आखिरी जो पठार है उसका नाम क्या है, हाड़ौती पठार है। आइए इनके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एरिया के बारे में। एरिया सबसे जो ज़्यादा है वो किसका है, मरुस्थल का यानी कि डेजर्ट का है। के साथ में अरावली माउंटेन जो है उसका कितना है, 9% है। इनको आप रिलेट रख सकते हो कि इन दोनों का मिला के जो कितना है 70% है। यानी कि अभी हमने देखा 61 और 9, यानी कि ये जो दोनों सबसे इस तरफ वाले हैं, वेस्ट साइड वाले आपके डेजर्ट और अरावली, इन दोनों को मिला के टोटल 70% बन जाता है। और जो बाकी बच गए आपके पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार, ये दोनों मिलके बचा हुआ कितना 30% बनाते हैं। तो इस तरह से डाटा याद रखने में आपको आसानी होगी, आंकड़े आसानी से याद रह जाएंगे। तो जो डेजर्ट है उसका 61%, माउंटेन्स 9%, 23% आपके पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार जो है वो कितना है 7%। इसके बाद हम पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। जनसंख्या 40% जनसंख्या जो है राजस्थान की वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में रहती है। जबकि क्षेत्र देखिए यहाँ पे 61% है, लेकिन जनसंख्या 40% है, क्योंकि रेगिस्तान के जो क्षेत्र हैं उनमें जनसंख्या घनत्व तो हमेशा कम होता है, वहीं दूसरी ओर मैदानों में जनसंख्या घनत्व तो हमेशा अधिक होता है। इसीलिए आप यहाँ पे देख पाएंगे पूर्वी मैदान यानी कि ईस्टर्न प्लेन्स में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है वो 39% है, जबकि क्षेत्र आपका यहाँ पे कम है 23% है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, बढ़ा है। कम क्षेत्र होते हुए ज़्यादा जनसंख्या का हिस्सा यहाँ पे रहा करता है। तो 40% पॉपुलेशन मरुस्थल में रहती है और 10% जो पॉपुलेशन है वो आपके अरावली पर्वत में है। इन दोनों को भी आप एक साथ ध्यान रखिए, 50% यहाँ पे आपका कवर हो गया है। यानी उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में और अरावली में इन दोनों जगह 50% जनसंख्या राजस्थान की एग्जिस्ट करती है। यानी कि बची हुई जो 50% है वो आपकी हो गई पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार में, जो कि पूर्वी मैदान में 39% है, सिर्फ 1% कम है कहाँ से, पश्चिमी मरुस्थल से। जबकि अरावली माउंटेन में हमने देखा 10% यहाँ पे जनसंख्या रहती है, हाड़ौती पठार में 11% रहती है। डाटास को आपस में रिलेट करके याद रखें ताकि अच्छी तरह से आपको ये याद रह जाए। डिस्ट्रिक्ट्स की हम लोग बात करते हैं। कुल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मरुस्थल को कवर करने वाली वो आपकी हैं 12 डिस्ट्रिक्ट, जबकि अरावली को कवर करने वाली हैं 13 डिस्ट्रिक्ट। जहाँ ये विस्तार की बात हो रही है कि अरावली जो है उसका विस्तार टोटल कितने जिलों में है, 13 जिलों में। यानी सबसे जो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो अरावली का है अलग अलग जिलों में। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा तो एरिया 61% किसका है, मरुस्थल का है, लेकिन आपने ये भी देखा मरुस्थल वाले जो जिले हैं वो भी क्षेत्रफल में काफ़ी बड़े बड़े हैं। दूसरा, हम केवल विस्तार की बात कर रहे हैं। यदि जैसे अरावली का थोड़ा भी हिस्सा यदि किसी जिले में जाता है तो वो उसके विस्तार में काउंट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जिलों में विस्तार किसका है, अरावली का है, और वो कितना है 13। उससे एक कम जो है वो आपका मरुस्थल क्षेत्र में। पूर्वी मैदान का जो विस्तार है वो 10 जिलों में है, साथ में हाड़ौती पठार का जो विस्तार है वो 7 जिलों में है। इनको सबको जोड़ोगे तो ये आपके जो 33 है इससे ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक जिले में अरावली पर्वत भी हो, साथ में मरुस्थल भी हो सकता है पठार भी हो सकता है मैदान भी हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इनका टोटल 33 नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम मिट्टी की बात यदि करते हैं तो सैंडी यानी रेतीली बलुआ, रेतीली और बलुआ ये कहाँ पाई जाती है, मरुस्थल में पाई जाती हैं। हवा के द्वारा ये जमा की जाती है। तो हम जानते हैं रेगिस्तान में रेत होती है और बालू मिट्टी भी इसको कहा जाता है, यानी कि सैंड, सैंड से ये सैंडी वर्ड बना है। तो मरुस्थल में जो सॉइल है वो कौन सी होती है, बलुआ रेतीली यानी कि सैंडी सॉइल होती है। फिर हम यदि अरावली पर्वत की मिट्टी यानी सॉइल के बारे में जाने तो वहाँ पे पर्वतीय मिट्टी होती है, आसान है याद करने में। मैदानों में कौन सी मिट्टी होती है ये इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि हम लोग जानते हैं मैदानों का जो निर्माण है वो सेडिमेंट्स यानी कि अवसाद जो कि नदियां लेकर आई है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद या सेडिमेंट्स आकर जमा होते हैं, उससे मैदान का निर्माण हुआ। इसीलिए यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ यानी कि एलुवियल सोइल पाई जाती है, जो कि काफी फर्टाइल होती है, काफी उपजाऊ है, काफी उपजाऊ होती है। उसके बाद हाड़ौती पठार की बात करें तो वहां पे काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जिसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए उपयोग में ज़्यादा ली जाती है। काली मिट्टी होने का कारण ये है क्योंकि ये जो पठार है ये बसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है तो बसाल्ट लावा एक जो है जमीन में से निकला है, इसके कारण जो यहाँ पे काली मिट्टी पाई है। इसके बाद जलवायु की यदि हम बात करें कि क्लाइमेट कैसा है, तो मरुस्थल में शुष्क और अर्ध शुष्क में इसको बांटा गया है। यहाँ पे जो देखते हैं सबसे ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान में गर्म लू चलती है, यहाँ पे शुष्क पाया जाता है, नमी कम होती है। वहीं हम जैसे जैसे राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे, जो आर्द्रता है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसीलिए अरावली पर्वत में सब ह्यूमिड यानी कि उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। पूर्वी मैदान में ये नमी बढ़ जाएगी, ये और ह्यूमिड हो जाएगी, तो हम यहाँ पे ह्यूमिड कह देते हैं, आर्द्र इसको कह देते हैं। ये आप मान सकते हो कि ह्यूमिड यहाँ पे आप याद कर लीजिए, जो ह्यूमिड है, आर्द्र है, वो कहाँ पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। उससे इस तरफ अरावली में आओगे तो उप आर्द्र हो जाएगी, वहीं अगर आप हाड़ौती की तरफ जाओगे तो वो अति आर्द्र हो जाएगी। तो तीन तो ये आपके आर्द्र, अति आर्द्र और उपाद्र है। और रेगिस्तान में हम जानते हैं शुष्क होता है, शुष्क और अर्ध शुष्क है। ये सामान्य जानकारी है जो कि आपको चारों के बारे में पता होनी। आगे चलने पे हम सबसे पहले ये जो चार हमने वर्गीकरण पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़े फिजिकल डिविजन्स में, उनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मरुस्थल को। सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, मरुस्थल को, डेजर्ट रीजन को डिटेल में पढ़ते हैं। पहली बात जो हमें डेजर्ट के बारे में, मरुस्थल के बारे में पता है वो है इसका जो निर्माण है वो टेथिस सागर से हुआ है। दूसरी बात, इसका जो फॉर्मेशन है वो टर्शरी काल व प्लीस्टोसीन काल यानी कि ये जो क्वाटरनरी काल होता है इसका एक भाग है। ये पुराने टाइम में आप जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ोगे उसके अंदर अलग अलग काल यहाँ पे हुआ करते हैं, जैसे आप लोग सुनते हो जुरासिक काल, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ये सब नाम सुनते हो, वहीं से है। तो आपको यहाँ तो केवल याद ही रखना होगा फिलहाल, यदि उनकी आपको जानकारी नहीं है। टर्शरी और क्वाटरनरी, ये आप दो चीजें ध्यान रख सकते हो। टर्शरी एक तरह से 3 हो गया टर, और क्वार्टर कितना होता है 4, तो एक तरह से आप 3 और ये जो 4 है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो टर्शरी काल और प्लीस्टोसीन, ये क्वाटरनरी का ही हिस्सा है प्लीस्टोसीन। इस समय फॉर्मेशन हुआ किसका, डेजर्ट का। जैसे लोगों ने बात की थी पहले यहाँ समुद्र हुआ करता था, तो इस समय क्या हुआ, अब रेगिस्तान का निर्माण हो चुका है। इसके बाद इसकी विस्तार की हम लोग बात कर लेते हैं कि कुल इसका विस्तार कितना है। 2 तरह के विस्तार हम यहाँ देख रहे हैं। एक तो यदि इस तरह से आप देखते हो नॉर्थ टू साउथ क्रॉस में देख रहे हैं हम इस तरह से, तो ये इसका विस्तृत विस्तार जो है 640 किलोमीटर है, 640 है। वहीं अगर इसको इस तरह से हम इसकी चौड़ाई देखते हैं तो वो 300 है, तो लगभग आधी हो जाती है, कम आधी नहीं है, लगभग आधी। तो 300 किलोमीटर तो इस तरह से चौड़ाई है, और ये जो लंबाई आप देख रहे हो 640 किलोमीटर है। अब इस पे कई बार मेंस में जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आरएस की आप यदि तैयारी कर रहे हो, 5 मार्क्स में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 मार्क्स में आपके पास आएगा क्वेश्चन कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के बारे में बताइए। मैं आपको ये फिर सारी चीज़ें सबसे पहले यहाँ क्या हुआ करता था, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका एक्सटेंशन कैसे हुआ, मैप्स का आपको भरपूर यहाँ पे प्रयोग करना होगा, उनमें सारी बातें लिखनी होगी। एवरेज जो हाइट है वो समुद्री स्तर से, जो सी लेवल से इसकी हाइट देखते हो, 200 से 300 मीटर ऊंचाई यहाँ पे समुद्री स्तर से पाई जाती है। ढाल कैसी है इसकी, ढाल है इसकी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। ये आपका नॉर्थ हो गया यहाँ पे, ये आपकी ईस्ट साइड है, तो ये आपकी क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट साइड हो गई, इनके बीच वाली आप लोग कहेंगे, ठीक है, इस तरह से होता है सर। तो ये नॉर्थ ईस्ट साइड हो गई, ये आपकी साउथ वेस्ट साइड हो गई, वेस्ट साइड हो गई, ये साउथ हो गई। इसकी ढाल इस तरह से, ठीक है।
ढाल ये ऐसे रहेगी, तभी आप देखोगे कि नदियां भी जो हमारी आएंगी वो इस तरह से ही रहेंगी कि आप इधर पानी डालते हो तो ढाल जिधर होगी पानी का बहाव भी उसी ओर होता है। तो ढाल जो है वो कैसी है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की ढाल किस ओर है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट है या साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट है। ऐसे अलग अलग आपको ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है, यदि आपको पता है, आगे हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जो लूनी नदी है वो इस तरह से ही उसका बहाव है, तो आपको पता चलेगा जो ढाल है वो भी इस ओर पाई जाती है। ये बेसिक जानकारियां हैं जो यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको लिखनी है। अब हम जो ये मरुस्थली भाग को पढ़ रहे हैं इसको दो अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं। पहला जो भाग है वो है शुष्क और दूसरा है अर्ध शुष्क, यानी कि एरिड और सेमी एरिड। ये यहाँ पे आप मैप देख पा रहे हैं पश्चिमी मरुस्थल का, जिसमें ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ है इस तरह से। तो इधर वाला जो पार्ट है ये है आपका एरिड और इधर वाला जो ये पार्ट है ये है सेमी एरिड, यानी कि अर्ध शुष्क। पहली बात, किस आधार पे ये शुष्क और अर्ध शुष्क बांटे गए हैं वो है 25 सेंटीमीटर। ये आप कह सकते हो कि ये लाइन यहाँ पे बॉर्डर है 25 सेंटीमीटर की। इससे इस तरफ जो वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है, जबकि इधर जो है ये आपकी 25 से 50 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा पाई जाती है, रेनफॉल यहाँ पे होता है। तो किस आधार पे अलग किया है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पे डेजर्ट को दो भागों में बांटा गया है, शुष्क और अर्धशुष्क, यानी एरिड और सेमी एरिड। सेमी एरिड को हम साथ में क्या कहते हैं, बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। बांगड़ प्रदेश हम वैसे जान चुके हैं कि हमने पहले के लेक्चरों में पढ़ चुके हैं हम लोग। अरावली, ये हमने पढ़ा था कि अरावली के पश्चिम की ओर वाला ये जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है, बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। बांगड़ प्रदेश में हमने देखा था कि झुंझुनू, सीकर, नागौर और पाली, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको लिखने होते हैं। यहाँ पे सेमी एरिड जो जोन है ये लगभग देखिए, लेकिन सेमी एरिड जो है अर्शुत ये थोड़ा इधर का भी एरिया कवर करता है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन इसको फिर भी नाम क्या दिया गया है, बांगड़ नाम भी दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं पहले शुष्क प्रदेश की। शुष्क प्रदेश आपका ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पश्चिम वाला ये वाला जो भाग है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि मरुस्थल में क्या पाया जाता है, पश्चिमी मरुस्थल में जैसलमेर बाड़मेर में वहाँ पे बालू का स्तूप, यानी जिनको हम लोकल लैंग्वेज में धुरे कहा करते हैं। राजस्थान को धरती धुरा की कहा जाता है, तो धुरे वहाँ पे क्या है, टीले जो कह जाते हैं, ऊंचे ऊंचे मिट्टी के ये पहाड़ जैसे बन जाते हैं। पहाड़ तो उनको नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कहते हैं, उनको धुरे कहे जाते हैं। उनको हम लोग हिंदी में कहते हैं बालू का स्तूप, यानी सैंड ड्यून्स यहाँ पे हम लोग इनको। तो ये जो शुष्क प्रदेश है इसमें कुछ एरिया तो ऐसा है जहाँ पे बालू का स्तूप यानी जो धोरे हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है। वहाँ पे बालू का स्तूप नहीं होने का कारण ये है कि वहाँ पे पथरीला इलाका है। जैसलमेर साइड में पोखरन जैसे है आपका, ऐसी जगहों पे पथरीला इलाका है, वहाँ पे मरुस्थल आपका बालू का स्तूप नहीं है। मरुस्थल तो अभी भी है। मरुस्थल का मतलब केवल यही नहीं होता कि वहाँ पे केवल मिट्टी मिट्टी हो। मरुस्थल शुष्क एरिया है, वहाँ पे जरूरी नहीं है कि मिट्टी हो, बिल्कुल मिट्टी नहीं होगी, पूरा का पूरा पथरीला इलाका होगा, तभी वो मरुस्थल के अंदर काउंट होता है। तो शुष्क में कितने भाग हैं, एक तो वो भाग जो जिसमें बालू का स्तूप है और एक वो भाग जिसमें बालू का स्तूप नहीं है। अभी इनको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। दूसरा, सेमी एरिड को यदि हम देखें, ये जो सेमी एरिड आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको हम 4 अलग अलग भागों में बांटते हैं। यहाँ पे केवल हम अभी नाम देख रहे हैं, जिनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये लिखा हुआ है लूनी बेसिन, आपका गोडवाड़ क्षेत्र। सबसे इधर वाला जो क्षेत्र है ये वाला फर्स्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल देते हैं, ये आपका है लूनी बेसिन। उसके बाद यहाँ पे आप आओगे, ये आपका जो सेकंड भाग है तो हम लोग कहते हैं नागौरी अपलैंड, नागौर उच्च भूमि। तीसरा फिर ये वाला भाग जो है इसको हम कहते हैं शेखावाटी अंतर प्रवाह क्षेत्र, शेखावाटी इनलैंड। और फोर्थ जो है ये घग्गर नदी वाला जो क्षेत्र है, हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला क्षेत्र 4 नंबर,
ये आपका घग्गर बेसिन कहलाता है। ये बात तो है कि डेजर्ट को दो भागों में बांटा गया और उनके अंदर क्या क्या बातें हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जो देखा कि डेजर्ट के दो भाग हैं, एरिड और सेमी एरिड। उसमें से एरिड भाग को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। पहली बात जो ध्यान रखनी है, एरिड डेजर्ट में वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। इसको हमने दो भागों में देखा कि एक वो क्षेत्र जहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं उन्हें कहा जाएगा बालू का स्तूप युक्त, और वह क्षेत्र जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते वो बालू का स्तूप क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो टोटल में से 58.5% इतना 58.5% एरिया ऐसा है जिसमें क्या है, बालू का स्तूप है, जबकि 41.5 में क्या है, पथरीला इलाका है, वहां पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। तो ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि 80-20 हो, 58.5 और 41.5 है। अगर दोनों में से एक भी डाटा आपको याद है तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। और अप्रोच भी यही होती है, एक तरफ हमें याद करना होता है, दूसरा अपने आप याद होना चाहिए। तो 58.5% बालू का स्तूप युक्त आपका क्षेत्र है। अब पहले बालू का स्तूप को डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ, वायु अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रतिफल है ये, यानी इरोजनल एंड डिपोजिशनल ड्यू टू एयर। जब हवा चलती है तो हवा अपने साथ रेत के कण लेके उड़ती है और वही कण जब एक जगह पे जम जाते हैं तो वहां पे बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है। इस तरह से हवा चलेगी और ये साथ में अपने क्या ले जाएगी, कण ले जाएगी, और कहीं ना कहीं क्या होती है, ये फिर कण जाके आगे जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, निक्षेपण हो जाता है, तो वहां पे बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है। विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप कौन कौन से हैं, जैसे बरखान, अनुप्रस्थ, रेखीय, तारानुमा आदि, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बालू का स्तूपों के प्रकार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांस यहाँ से रहते हैं। अब मेंस में आपसे देखिए फिर से 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आपका केवल और केवल ये शुष्क मरुस्थल से भी बन सकता है, ध्यान रखेंगे। तो शुष्क मरुस्थल से आएगा तो ये दोनों बातें आपको लिखनी होंगी। 5 मार्क्स का आ सकता है ये डायरेक्ट, 2 मार्क्स का भी आ सकता है। अगर 2 मार्क्स का आएगा तो स्पेस के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को आपको मेंशन करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं शुष्क मरुस्थल के दूसरे भाग की, यानी बालू का स्तूप मुक्त की, यानी जहाँ पे पथरीला इलाका है और उस पथरीले मरुस्थल को कहा जाता है हमादा। हमादा पे भी 2 मार्क्स का डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक पॉइंट से बन सकते हैं परसेंटेज पे। मैं केवल साथ में बता रहा हूँ कि 2 नंबर के इस तरह से आरएस मेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हमादा क्या होता है। हमादा क्या होगा, जो शुष्क प्रदेश है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क मरुस्थल में पाए जाने वाला पथरीला मरुस्थल को हमादा कहते हैं। यहाँ पे चूने की चट्टानें और शेल भी प्रमुख। जोधपुर में आप देखेंगे काफी ज्यादा चूना मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है। तो इस तरह ये जो एरिया है जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है वहाँ पे चूने की चट्टानें और शेल भी काफी मात्रा में पाई जाती हैं। साथ में जुरासिक काल के वनस्पति अवशेष एवं जीवावशेष भी यहाँ पे पाए गए हैं। कौन से काल के, जुरासिक काल के अवशेष यहाँ पे पाए गए हैं। इसीलिए यहाँ पे एक डेजर्ट नेशनल पार्क भी है, डेजर्ट नेशनल पार्क। इसके अंदर एक आकलवुड फॉसिल पार्क भी है। तो यहाँ पे क्या है, जुरासिक काल के वनस्पति यानी वेजिटेशन के रेसिडुअल मिले हैं, पुराने फॉसिल फ्यूल यहाँ पे मिले हैं, शेष मिले हैं, फॉसिल्स ऑफ जुरासिक पीरियड। और ये इसके एग्जाम्पल है कि कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं। पोखरण, रामगढ़ और लोद्रवा जो क्षेत्र हैं इनमें मुख्य तौर पे ये जो हमादा है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। तो ये हमने पढ़ा कि शुष्क मरुस्थल के 2 भाग कौन कौन से हैं, बालू का स्तूप युक्त और मुक्त। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल। अगले लेक्चर में हम बाकी मरुस्थल के बारे में जानेंगे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हैव ए गुड डे, गुड बाय।